नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वैचारिक पृष्ठभूमि पे हम चर्चा कर रहे हैं। नेट जेआरएफ इकाई जो 4 है, इकाई 4, उसमें ही ये पृष्ठभूमि जो है वैचारिक है, वैचारिकता इसमें हमें बतानी है। और आज का जो विषय है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो हिंदी नवजागरण की इस कोटि में जब हम चर्चा करेंगे तो ये तीसरा पड़ाव था और ये अंतिम नवजागरण का अंतिम और सबसे सशक्त, सबसे सुदृढ़ और हिंदी को एक नया आयाम देने के लिए प्रभावी रूप में रहता है। जहां पे नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी नवजागरण में, और सरस्वती पत्रिका का संपादन इनके द्वारा कर कमलों से होता है। 1903 से 1920 तक की जो अवधि है उसको हम इस कोटि के अंतर्गत रखेंगे। नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये वीडियो प्रभावी रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो भी यहाँ से प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जैसी वैचारिक पृष्ठभूमि पे। सबसे महत्वपूर्ण बात हम मानेंगे कि हिंदी नवजागरण क्या है। हिंदी नवजागरण के बारे में हमने आपको बताया, एक विशेष चर्चा हमने वहां पे की कि हिंदी नवजागरण कैसे अपने विभिन्न विभिन्न आयामों में आता है। सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो तीसरा चरण है और है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आगमन से माना गया। इसमें सबसे अहम पड़ाव सरस्वती पत्रिका रही। शेष जो हिंदी नवजागरण की पृष्ठभूमि है उसके लिए आपको इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा जो सबसे पहले नंबर पे है। इसके बाद में फिर ये हम हिंदी नवजागरण की चर्चा करेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने जनता ने आचार्य की उपाधि दी और उनको किसी भी प्रकार के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि की तरह न तो किसी मत के प्रवर्तक थे और न किसी महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक थे। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में आचार्यत्व की जो आभा है उसका गहरा संबंध हिंदी नवजागरण से रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ कथन है और कथनों में हम सबसे पहले तो बात करेंगे शुक्ल जी की। और उन्होंने कहा कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती है उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। शुक्ल जी की एक पंक्तियां और उसके बाद में फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना। वो कहते हैं कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्पष्टवादिता से भरे और नई प्रेरणा देने वाले निबंध यद्यपि बहुत गंभीर नहीं कहे जा सकते परंतु उन्होंने गंभीर साहित्य के निर्माण में बहुत सहायता प्रदान की। अब देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो सपाट बयानी है वो हमें इससे दृष्टिगोचर होती है। सबसे पहले तो बात करें कि द्विवेदी जी ने बहुत अधिक साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तरह नहीं लिखा, बहुत व्यापक साहित्य कोटि उनकी नहीं है, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की, उस लय में अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ा नाम आता है। हिंदी की काव्य कोटियां या काव्य की भाषा का चुनाव करने के लिए या उसको एक आयाम देने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। और इन्हीं की साथ साथ परंपरा में चल रहे एक और व्यक्ति की अगर हम बात करें तो श्याम सुंदर दास। 1893 नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, 1896 नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना और हिंदी व्याकरण को, हिंदी के शब्दकोश को या हिंदी की जो शब्दावली थी उसको इस प्रकार से उन्होंने व्याकरण सम्मत जो विचारधाराएं थी उनको एक नया रूप दिया, वो व्याकरण कहलाए। और दूसरी चीज महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने काव्य और गद्य की भाषा के लिए किस प्रकार का गठन होना चाहिए इस पर उन्होंने ध्यान दिया। और दोनों ही जब परंपराएं साथ चली तो आगे 10-20 वर्षों में हिंदी साहित्य एक नई गति, नए आयाम की ओर उन्मुख होता है। आगे बात करेंगे हम कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। इसी परंपरा में दीक्षित प्रेमचंद जी की चर्चा करेंगे और उन पर सबसे बड़ा प्रभाव रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सबसे बड़ा प्रभाव रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक निबंध में कहा कि यमुना के किनारे केल कौतूहल पर कविता का विषय नहीं है। कविता का विषय चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, राजा से लेकर रंक पर्यंत सभी पर होना चाहिए। हर एक पत्थर, हर एक नदी, हर एक गलियारे, हर एक कण कण पर कविता होनी चाहिए। और यही कार्य प्रेमचंद जी के द्वारा किया भी गया। उनके जो आंचलिक, जो ग्रामीण, जो सबसे निम्न कोटि के जो पात्र थे उन पर भी उन्होंने साहित्य की कोटि को में स्थान दिया, उनको भी उन्होंने अपने साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया। आगे बात करेंगे कि वह आधुनिक हिंदी के निर्माता है। देखिए आप कीजिएगा, हाँ, वह आधुनिक हिंदी के निर्माता है, विधाता है।
सर्वस्व हैं, वह राष्ट्रभाषा हिंदी के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उन्हें लोग आचार्य कहते हैं, वह सचमुच आचार्य हैं। 1916 में जिस कवि की कविता को सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया गया, निराला जूही की कली को उन्होंने मना कर दिया कि सरस्वती के लिए यह योग्य कविता नहीं है, वही 1933 में यह पंक्ति कहते हैं, यह कथन कहते हैं। कितना विचारणीय है और कितना उनकी भाषा, उनके साहित्य की जो छाप है, जो राम की शक्ति पूजा में निखर कर प्रखर रूप में आती है। द्विवेदी जी को सरस्वती और सरस्वती ने जो केंद्रीयता, हैसियत और अपने समय में हासिल की, वह न तो किसी दूसरे संपादक को मिली, न किसी दूसरी पत्रिका को, और न दुलारे वाजपेयी जी कह करके भी यह एक विशेष आयाम प्रदान करते हैं। रामविलास शर्मा जी की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 का लिखकर न सिर्फ उनकी युगांतकारी भूमिका का विस्तार से वस्तुनिष्ठ आकलन किया, बल्कि यह भी बताया कि हिंदी में भाषा, साहित्य और विचार की दृष्टि से इस युग को संभव बनाने वाले वे अद्वितीय योद्धा थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी महज कवि, महज आलोचक, महज निबंधकार नहीं थे, योद्धा थे, जो कि रामविलास शर्मा जी भी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 नामक पुस्तक के द्वारा रामविलास शर्मा ने नवजागरण को ही नहीं बल्कि हिंदी नवजागरण की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद हम बात करेंगे उनके कार्यों की, और उन्होंने क्या किया, यह साहित्य में हमें अभी भी विचारणीय है। द्विवेदी जी सिर्फ कविता, कहानी, आलोचना आदि को ही साहित्य मानने के विरुद्ध थे। वे अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि विषयों को भी साहित्य के दायरे में ही रखते थे। असल में स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वावलंबन को गति देने वाले ज्ञान विज्ञान के तमाम आधारों को वे आंदोलित करना चाहते थे, और उन्होंने किया भी। इसके लिए उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा स्वयं लिख कर दिखा दिया। उनके इस रूप का सबसे बड़ा प्रमाण 1906 से 1907 में लिखी गई उनकी रचना, जो विख्यात है संपत्ति शास्त्र, जिसके नाम से हम जानते हैं। आगे हम बात करते हैं उनके विचारों की। और द्विवेदी जी कहते हैं कि यह देश इन्हें गिने अंग्रेजी पढ़े हुए वकीलों, बैरिस्टरों, मास्टरों, इंस्पेक्टरों, दफ्तर के बाबुओं, काउंसिल के मेंबरों, महाजनों और व्यवसायियों से ही आबाद नहीं है, आबाद है उन लोगों से जिसकी संख्या फीसद 75 है, और जो देहात में रहते हैं और विशेष करके खेती से अपना गुजारा बसर करते हैं। कृषि प्रधान देश की 75% आबादी की बात कर रहे हैं। आज भी हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। वो अलग बात है कि नए नए जो कृषि बिल आ रहे हैं, वो अलग बात है कि उन पर वो अपनी एक बदतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश कृषि प्रधान है। जिस समय उन्होंने बात कही उस समय 75% जो हमारे भारत की जनसंख्या थी वो कृषि प्रधान थी। वर्तमान समय में भी 60 से 65% भारत की जनसंख्या कृषि प्रधान है। इन्हीं किसानों या काश्तकारों से ही तो देश आबाद रहता है। स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वाधीनता नवजागरण के रूप में उन्होंने भी इस पर कदम उठाए। द्विवेदी जी राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रबल पक्षधर थे, जो कि आज भी प्रासंगिक है और आज भी विचारणीय है। द्विवेदी जी राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रबल पक्षधर थे, और यह उन्होंने बताया कि स्वदेश प्रेम से मनुष्य के हृदय में एक मिथ्या अहंकार का उदय होता है, उसकी बुद्धि संकुचित हो जाती है, यहाँ तक कि उसके प्रत्येक कार्य में उसकी प्रत्येक इच्छा में एक घृणित स्वार्थ की दुर्गंध आने लगती है। और देखिए कि क्या उनकी विचारधारा थी। उन्होंने कहा वे स्वस्थ राष्ट्रवाद के साथ अंतरराष्ट्रीयतावाद में भरोसा करते थे, और इससे बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि हम अपनी पुरानी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम जैसी स्थिति को फिर से अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि राष्ट्र, ये भारत है, ये राष्ट्र है इसकी, और अगर हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे, अगर हम स्वदेश प्रेम से और ये अगर एक विचारधारा ले आएंगे तो हम मिथ्या और अहंकारी हो जाएंगे, ये इसका उदय होता है, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। इसलिए कहा कि सर्वधर्म संभाव जैसी स्थिति, अंतरराष्ट्रीयतावाद की बात जो है वह अपने आप में मौलिक है और बहुत प्रासंगिक है, और ये जो इंटरनेशनलिज्म जो है उसकी बात उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि यह क्या करती है, ये वसुधैव कुटुंबकम जैसी बात को एक पुनः एक नया चोला ओढ़ करके उसको एक नए रूप में प्रस्तुत करती है। आगे बात करेंगे हम। यूरोप के कुछ मदांध मनुष्य समझते हैं कि परमेश्वर ने एशिया के निवासियों पर आधिपत्य करने के लिए ही उनकी सृष्टि की है। जिस एशिया ने बुद्ध, राम और कृष्ण को उत्पन्न किया, उसने दूसरों की गुलामी का ठेका नहीं ले रखा। ये उनकी भाषा का एक सपाट एक विवरण है।
वो जो भी कहते हैं बड़ी निर्भीकता के साथ कह रहे थे। इस दुनिया की सृष्टि एक ऐसी ईश्वर ने की है जिसकी कोई जाति नहीं है, कोई उच्च नीच का कायल नहीं, जो ब्राह्मण अब्राह्मण चांडाल और कीड़ों मकोड़ों तक में अपनी सत्ता प्रकट करता है। छुआछूत को मानने वालों को एक ऐसे ईश्वर के संसार में छोड़ देना चाहिए, और यह उनके एक विशिष्ट और उदात्तवादी विचारधारा का प्रमाण है। उपसंहार में हम बात करेंगे, अंतिम पड़ाव में हम बात करेंगे कि एक विशेष प्रकार की बौद्धिकता महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके मंडल के मैथिली शरण गुप्त सदृश कवियों में अधिक है, जिसका दुखद परिणाम इतिवृत्तात्मकता है, एहलौकिकता है। भावबोध और विचारबोध की दृष्टि से समूचा भारतीय नवजागरण एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें बौद्धिकता के साथ भावुकता है, ऐहिकता के साथ अमुष्मिकता है और यथार्थवाद के साथ रहस्यवादिता के तत्व भी घुले हुए। इतिवृत्तात्मकता, एहलौकिकता, इन दोनों पर एक हमने वीडियो बना रखा है। 8 से 9 मिनट में आपको हम एहलौकिकता, इतिवृत्तात्मकता, जो कि द्विवेदी युग की एक मूल विचारधारा थी, मूल प्रवृत्ति थी, उसके बारे में आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त होगी, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो उपसंहार में किस प्रकार से हम उन एक विचारधारा को बतलाते हैं, और देखिए एनलाइटमेंट कहकर, ज्ञानोदय कह करके एक नए विचारधारा की बात करते हैं। यूरोप के एनलाइटमेंट, ये नवजागरण क्या था, ये रेनेसा क्या था, ये पुनर्जागरण क्या था, ये यूरोप में एक जो प्रभाव क्षेत्र था उसका यूरोप था, और आगे चल करके वो भारत में भी उसका उदय होता है। 1828 की अगर हम बात करें तो हम राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत या जन्मदाता या पितामह मान सकते हैं, और उसका प्रभाव साहित्य में भी, हिंदी साहित्य में भी आगे चल करके आता है, जो कि 19वीं सदी में तीसरी महत्वपूर्ण परंपरा में आता है। और देखिए कथन पढ़ते हैं, यूरोप के एनलाइटमेंट अथवा ज्ञानोदय दौर के विचारकों ने इससे प्रेरणा लेने के बावजूद भारत का 19वीं शताब्दी का नवजागरण नितांत बुद्धिवादी न हो सका, क्योंकि स्वयं यूरोपीय ज्ञानोदय भी इसका इकहरा न था। अति वामपंथी दृष्टि में यह नवजागरण एक परजीवी और वर्ग सहयोगी मध्य वर्ग कारनामा होने के कारण ऐतिहासिक धोखा है। अब देखिए, अति वामपंथी दृष्टि की अगर हम बात करें तो यह नवजागरण क्या है, एक परजीवी और वर्ग सहयोगी मध्य वर्ग का कारनामा होने के कारण ऐतिहासिक धोखा, जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के लेखे छद्म चेतना है, ऐसी छद्म चेतना जिसकी बात करें जो न इतिहास कल्पवृक्ष है और न नवजागरण कामधेनु। दो बातें हैं, दो महत्वपूर्ण है, और ऐतिहासिक धोखा कहकर भी इसको कहा गया। न इतिहास कहा गया कि कल्पवृक्ष है जो आदि अनंत से चला आ रहा है, और न ही नवजागरण जो है वो कामधेनु है जहां पर बहुत कुछ भरा हुआ है। तो इस प्रकार से एक व्यंग्यात्मक कोटि में हम इस कथन को भी पढ़ते हैं, और इस प्रकार से हम यहाँ पे अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारे गुरुचिला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभात मिश्रा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक नया बैच हिंदी साहित्य का हम अनाउंस कर रहे हैं। उस नए बैच में आप सभी का स्वागत है। हम आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी और इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए 75 दिनों के अंदर संपूर्ण हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।